बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 5102 कैलकुलस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसमें इंशाल्लाह ताला हम मॉड्यूल्स 121 से लेकर 125 तक 5 मॉड्यूल्स इजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा खुश्क पोर्शन है इस सब्जेक्ट का। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी वे में समझाया जाए। तो आपका काम यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ इसका पहला टॉपिक है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ से क्या मतलब है? अ सीरीज़ इन विच द टर्म्स सक्सेसिवली स्विच बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इज नोन एज अल्टरनेटिंग सीरीज़। ऐसी सीरीज़ जिसमें एक टर्म पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी कि वो प्लस और माइनस के दरमियान उसकी जो टर्म्स हैं वो स्विच करती हैं। यानी अगर पहली पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, फिर तीसरी पॉजिटिव तो चौथी नेगेटिव होगी, इस तरह करके। तो इसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1/3 की पावर n। इसमें 1 पुट करें तो n की वैल्यू 1 है तो -1/3 आ जाएगा। सॉरी, 2 पुट करें तो -1 का स्क्वायर 2 पावर 2 होने की वजह से +1 बन जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे पहली टर्म माइनस की, दूसरी प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, इस तरह करके ये चलती जाएगी। और अगर आप गौर करें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है? जिसकी r की वैल्यू जहाँ पे -1/3 है। तो अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 1/3 जो है इसकी r की वैल्यू है। और ये सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है? जब r की वैल्यू लेस दैन 1 हो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस दैन 1 हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 थी तो ये लेस दैन 1 है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है क्योंकि इसमें एक साइन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह करके ये इन्फिनिटी तक चलता जाता है। दूसरी सीरीज़ को कंसिडर करें तो n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1/n की पावर n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1/1 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की वजह से -1 का स्क्वायर जो है वो 1 बन जाता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह करके ये देखें, ये भी पहली टर्म माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह करके चलती जाएगी। अगर आप गौर करें, अगर -1 की पावर n, ये जो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि ये जो अल्टरनेट साइंस आ रहे हैं ना, प्लस और माइनस, ये इस -1 की पावर n की वजह से आ रहे हैं। अगर ये वाली टर्म इसमें ना हो, -1 की पावर n इसमें ना हो, तो फिर ये अल्टरनेट साइंस नहीं आएंगे। सारी साइन जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। देखें, इसमें भी -1 की पावर n है, इसमें भी -1 की पावर n है। तो ये जो फैक्टर है ना, इसकी वजह से ये अल्टरनेट साइंस आते हैं। तो अगर आप -1 की पावर n को साइड पे थोड़ा करें तो ये 1/n² बनता है। तो 1/n² तो p सीरीज़ बनती है। यहाँ पे p की वैल्यू 2 है और ये 2 पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं अल्टरनेट हार्मोनिक सीरीज़। यानी वो सीरीज़ हार्मोनिक भी है और अल्टरनेटिंग भी है। हमारा क्लेम ये है कि समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1/n। अगर आप देखें इसमें -1 की पावर n प्लस 1 को साइड पे कर दें, 1/n बचता है। तो 1/n कौन सी सीरीज़ है? हार्मोनिक सीरीज़। अल्टरनेटिंग क्यों बनी? अल्टरनेटिंग जब -1 की पावर n प्लस 1 की वजह से अल्टरनेटिंग बन गई। तो इसको आप 1 रखेंगे तो 1 ना मिलेगा, 2 रखेंगे तो -1/2, 3 रखेंगे तो +1/3। इस तरह करके आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके ये वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये सीरीज़ क्या करती है? हमारा क्लेम ये है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है और इसका जो सम है वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर है। अब हम इसकी जो कन्वर्जेंस है उसको प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसका kth पार्शियल सम लेते हैं। kth पार्शियल सम किसके बराबर होता है? पहली k टर्म्स का पार्शियल सम, पहली k टर्म्स का सम किसके बराबर होता है? kth पार्शियल सम के। तो n हमारा 1 से लेकर k हो जाएगा क्योंकि हमने पहली k टर्म्स ली हैं, k टर्म्स, और साथ ये वाली सीरीज़ जो हमने ली है, यानी इस सीरीज़ की जो k टर्म्स हैं उसका सम, उसको kth पार्शियल सम बोला है। अब हम क्या करेंगे? कंसीडर 2 सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ये जो है हमारा ओवरऑल पार्शियल सम है k टर्म्स का। अब हमने इसके अंदर मज़ीद 2 सब सीक्वेंस लिए हैं पार्शियल सम्स के, जिनको ओड
ऑड का क्या मतलब है, ऑड पार्शियल सम का क्या मतलब है कि एस के साथ 2 के प्लस 1, ऑड नंबर की डेफिनेशन होती है कि उसको हम 2 के प्लस 1 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑड पार्शियल सम है और ये हमारा इवन पार्शियल सम है। इवन पार्शियल सम के लिए एस के साथ हमारा क्या आ जाएगा, 2 के आ जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे ऑड पार्शियल सम जो है उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड पार्शियल सम्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 के प्लस 1, ऑड पार्शियल सम को हमने 2 के प्लस 1 बोला था। हम क्या करेंगे कि पहली 2 टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, दरमियान में प्लस है, अगली 2 टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, फिर प्लस, इस तरह सो ऑन चलती जाएगी प्लस। तो देखें यहाँ पे फिर क्या होगा, आप अगर गौर करें तो एक के नीचे ऑड नंबर आ रहा है और एक के नीचे इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो 1/2 के -1 और -2 1/2 के आ जाएगी। इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये देखें इसका नीचे बटा 1 है, तो 1/1 ये वाला नीचे 1 ऑड नंबर है और ये वाला इवन नंबर है, ये वाला ऑड नंबर है, ये वाला इवन नंबर है। तो के की शक्ल में अगर आपने इवन नंबर लिखना हो, ठीक है, तो 1/2 के -1 और ये वाला 1/2 के इवन नंबर, और इसके जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 1/2 के +1 होगा। अगर 2 के है ना आपके पास, तो 2 के से पिछला नंबर होता है 2 के -1, ठीक है, 2 के से पिछला नंबर 2 के -1 होता है और 2 के से अगला नंबर 2 के +1 होता है। तो हमने क्या किया, 2 के +1 को अलहदा रखा और इसको हमने क्या किया, ग्रुप कर लिया, ठीक है, जिस तरह हम एक इवन और एक ऑड, एक इवन और एक ऑड, इवन और ऑड, इसको ग्रुप करते जा रहे हैं। अब अगर आप पैरेंथेसिस ये वाली जो सारे जो हमने ब्रैकेट्स हैं इस पर आप गौर करें, इनको सॉल्व करें, तो आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये भी पॉजिटिव आंसर आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सब को सॉल्व करें, इन सब को अगर आप सॉल्व करें तो ये जो S2 के +1 है, ये वाला, ये चीज़ जो है ये ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि तमाम का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये भी पॉजिटिव है। तो देखें सबको, जब पॉजिटिव नंबर्स को आप सम करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि S2 के +1 हमारा ग्रेटर दैन 0 आ गया, यानी कि ये S2 के +1 हमारा 0 से बड़ा होगा। तो ये 0 जो है वो इसकी लोअर बाउंड है, यानी इसकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो 0 से बड़ी होंगी। लोअर बाउंड का मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा नंबर जिससे किसी सेट की तमाम वैल्यूज़ बड़ी हों। तो 0 यहाँ पे ये S2 के +1 0 से बड़ा है, तो इसकी तमाम वैल्यूज़ 0 से बड़ी होंगी। अब अगर हम S2 के +1 को ये देखें, यहाँ तक जो सारी टर्म्स हैं, ठीक है, आप देखें कि S2 के -1, तो यहाँ पे यहाँ तक जो सारी टर्म्स है, यहाँ तक S1/2 के -1, ये कौन सी टर्म बनती है, ये बनती है S2 के -1। यानी अगर इस और सारी यहाँ तक जो टर्म्स हैं आप इनका सम करें तो वो S2 के -1 बनती है, क्योंकि ये देखें 2 के -1 नीचे आ रहा है ना, और ये वाली टर्म्स रह जाएंगी। तो इनको आप वैसे ही लिखें, यानी यहाँ से लेकर ये वाली पहली टर्म से लेकर 1/2 के -1 तक, यहाँ तक जो टर्म्स हैं इनको आपने सम किया, तो उसको हमने इससे डिनोट किया, क्योंकि ये सम ऑफ 2 के -1 टर्म्स, इसका क्या मतलब है, सम ऑफ 2 के -1 टर्म्स। तो ये 2 के -1 टर्म्स बनती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 के -1 टर्म्स बनती हैं। तो ये हमने इसका सम किया, ये वाली टर्म वैसे लिखें, ये भी टर्म वैसे लिखें। तो अगर आप गौर करें तो ये 1/2 के जो है वो ग्रेटर होता है 1/2 के +1 से। तो अगर आप इसमें k की कोई वैल्यू रखें तो 1/4 ग्रेटर, फर्ज करें मैंने 2 रखी तो 1/4 बना ये, और ये 1/5, 1/4 बड़ा है 1/5 से। तो जब आप इन दो नंबर्स को इस तरफ लेके माइनस करेंगे तो इसका आंसर माइनस आएगा, ठीक है। यानी देखें 1/4 इस तरफ, 1/5 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस आंसर आएगा। तो इस पूरी टर्म का दोनों का जो आंसर है वो माइनस आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो माइनस आंसर आया वो इस माइनस से ज़रब खा के प्लस हो गया। तो देखें ये जो टर्म है S2 के +1 वो फिर लेस हो जाएगी S2 के -1, क्योंकि ये देखें पहले ये दोनों टर्म्स बराबर थी, फिर हमने आपका आंसर, इन दो टर्म्स का आंसर माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो के ये पूरी टर्म इसमें प्लस हुई। तो पहले ये बराबर थी, तो प्लस होने की वजह से ये टर्म, ये वाली टर्म जो है वो छोटी हो गई। यानी अब S2 के +1 जो है वो छोटा है किससे, S2 के -1 से, क्योंकि S2 के -1 में हमने ये वाली टर्म जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली टर्म जो है वो छोटी हो गई। तो देखें जब पहली टर्म जो है वो छोटी हो जाए दूसरी टर्म से, ठीक है, तो ये सीक्वेंस कौन सा होता है, डिक्रीजिंग होता है। जिस तरह की ये देखें 3 2 1, पहली टर्म दूसरी से बड़ी है, ठीक है, यानी ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है वो बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। यानी कि ये वाली टर्म जो है, ये वाली, ये छोटी है इस टर्म से, या आप इसको इस तरह समझे 1 2 3।
अब देखें S2k प्लस वन, S2k प्लस वन का मतलब है, फर्ज करें ये वाली टर्म, अगली टर्म। S2k माइनस वन का मतलब है ये वाली टर्म। तो जब ये वाली टर्म जो है वो बड़ी हो गई इस टर्म से, ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि S2k प्लस वन छोटा है इससे और ये वाली टर्म बड़ी है इससे। तो S2k प्लस वन को मैंने 2 फ़र्ज़ किया और ये वाली टर्म को मैंने 1 किया। तो ये देखें, जब ये वाली टर्म जो है वो बड़ी हो गई, जब जो ये वाली टर्म जो है यानी कि ये हमारी 1 जो है वो बड़ा हो गया 2 से, तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ठीक है 3 2 1 वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये 2k प्लस 1 जो है वो नेक्स्ट टर्म है ये वाली, ठीक है। फर्ज करें कोई सीक्वेंस है ना 3 2 1, ठीक है, 3 2 1 कोई सीक्वेंस है, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली होगी और S2k माइनस 1 ये वाली टर्म होगी, ठीक है। तो जब ये वाली टर्म जो है S2k माइनस 1 वो बड़ी हो गई, क्योंकि ये देखें ग्रेटर का निशान है ना और ये इस तरफ है तो ये लेस हो जाएगी। तो जब ये टर्म बड़ी होगी तो ये सीक्वेंस क्या होगा, इस तरह का होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0 है, ये मैं आपको बता के आया हूँ। इसकी सारी टर्म्स वो है 0 से बड़ी हैं और ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाई 0 है, यानी कि इसकी सारी टर्म 0 से बड़ी हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस का आपको लोअर बाउंड मिल जाए और वो मोनोटोनिक हो, डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक भी है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिक है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा और उसकी लिमिट क्या होगी, हमने बोला है S के बराबर होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, आप इसको क्लियर करें, खुद भी इसको सॉल्व करें, कोई मसला नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। फॉर इवन पार्शियल सम्स, अब हम इवन पार्शियल सम्स को देखते हैं। इवन पार्शियल सम को हमने S2k बोला है, 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/3। तो हमने क्या किया कि इसमें जो एक माइनस वाली टर्म और एक प्लस वाली उसको ग्रुप किया, ये वाली माइनस वाली और ये वाली प्लस वाली इसको ग्रुप किया, और जो लास्ट टर्म है उसको हमने वैसे अलहदा रखा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको हर आंसर माइनस में मिलेगा, ये भी माइनस, हर आंसर माइनस मिलेगा, ठीक है। सो S2 के ये जो फिर चीज़ है ये लेस देन 1 है। तो देखें ये जब ये भी माइनस वाला मिलेगा, ये भी माइनस, तो ये -0.2 0.3 इस तरह करके ये छोटे छोटे आंसर आएंगे। तो जब आप उन तमाम को ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर 1 से छोटा आएगा। S2k का जो आंसर है वो 1 से छोटा आएगा। आल्सो S2k किसके बराबर है, आपने क्या करना है, S2k को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्म्स है 2k माइनस 2 तक, इसको आपने S2k माइनस यानी 1 से लेकर ये वाली टर्म जो है इनका सम करके आपने इसको इससे डिनोट कर दिया। बाकी जो ये दो लास्ट टर्म्स हैं इनको हमने वैसे लिखा। अब ये वाली टर्म जो है वो इनका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। इनका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो देखें जब हम इसमें कोई नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है वो फिर इससे बड़ी हो जाएगी। S2k जो है वो बड़ा हो जाएगा S2k माइनस 2 से। सॉरी, इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव की वजह से ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और इसमें से हम कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी। तो S2k बड़ा हो जाएगा और ये चीज़ छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि S2k फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। वहाँ पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस था और यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गया, और इसकी जो ये बाउंडेड अबव है 1, यानी इसकी कोई भी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी नहीं होगी, सारी वैल्यूज़ 1 से छोटी होंगी। तो जब कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और उसको बाउंडेड अपर बाउंड उसका मिल जाए या लोअर बाउंड मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ज करता है, और इसकी लिमिट को हमने t बोला है। अब आप क्या करेंगे, S2k प्लस 1 को एक तरीके से लिखेंगे, इसको S2k अलहदा करके और एक टर्म प्लस कर दें। S2k अलहदा लिखा हमने और एक टर्म हमने जब प्लस की तो ये S2k प्लस 1 के बराबर आ गया ना। तो देखें जब k हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म 0 की तरफ जाएगी। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि S2k प्लस 1 किसके बराबर आएगा, S2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने S2k प्लस 1 को एक तरीके से लिखा कि 2k टर्म्स को सम को अलहदा कर दिया, 2k टर्म्स का सम अलहदा कर दिया और एक टर्म दोबारा बाद में उसमें ऐड की, तो ये S2k प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। और ये चीज़ इन्फिनिटी 0 की तरफ जाती है जब हमारा केस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ से देखें कि S2k प्लस 1 S2 के बराबर, इसकी लिमिट हमने S बोली थी और इसकी लिमिट T बोली थी, तो यहाँ से S हमारा T के बराबर आ गया। क्योंकि दोनों सीक्वेंस जो है वो एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं, दोनों सीक्वेंस की लिमिट बराबर आ गई, तो S जो है वो हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ जो है फिर कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि जब किसी भी सीरीज़ का पार्शियल सम, kth पार्शियल सम कन्वर्ज कर जाता है तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज कर जाती है।
और हमने ये चीज़ देखी है कि इसका जो सम है, सम ऑफ टर्म्स, वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर है। इसको हम फिलहाल प्रूव नहीं कर रहे क्योंकि इसमें मैकलॉन सीरीज़ का इस्तेमाल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ को चेक कैसे करना है कि वो कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। तो देखें ये दोनों सीरीज़ हमारे पास कौन सी हैं, अल्टरनेटिंग है। ये -1 की पावर n+1 या -1 की पावर n, ये इन फैक्टर्स की वजह से अल्टरनेटिंग है। और जहाँ पे जो bn है हमारा वो ग्रेटर दैन 0 है, ये bn टर्म है वो ग्रेटर दैन 0 है। और -1 की पावर n+1 हमारे पास और -1 की पावर n की वजह से इसकी सीरीज़ अल्टरनेट बनती है। तो द सीरीज़ कन्वर्जेस इफ़ 2 कंडीशंस मीट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट ये कहता है कि ये सीरीज़ जो है अल्टरनेटिंग सीरीज़ वो कब कन्वर्ज करेगी, जब दो कंडीशंस आपको मिल जाएंगी कि यानी bn+1 लेस दैन आर इक्वल टू bn फॉर ऑल n, और इसकी जो लिमिट है bn की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे वो 0 को अप्रोच कर जाए। यानी कि आपने क्या करना है कि bn+1 यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी छोटी होनी चाहिए, यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी bn+1 यानी कि जो दूसरी टर्म है, bn अगर पहली टर्म है तो bn+1 दूसरी टर्म होती है, तो दूसरी टर्म जो है वो पहली से छोटी होनी चाहिए, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनता है। एक तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग होना चाहिए, दूसरा लिमिट 0 होनी चाहिए, तो ये सीरीज़ क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि डिटरमन वेदर द अल्टरनेटिंग सीरीज -1 की पावर n+1 1/n, क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे देखें हमारा bn जो होता है वो ये टर्म होती है 1/n, ये वाली टर्म जो होती है ये तो अल्टरनेटिंग की वजह से है ना, ये टर्म जो है वो अल्टरनेटिंग वजह से, और ये फैक्टर जो है वो bn के बराबर है। तो ये देखें bn हमारा 1/n के बराबर है, जो कि हमेशा ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ग्रेटर दैन क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप n की कोई भी वैल्यू लें तो ये ग्रेटर दैन 0 रहेगा। तो देखें द टर्म्स डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। तो देखें जब आप अगर आप इसका सीक्वेंस देखें, जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 1/1 1 आएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 0.5 आएगा। जब 3 पुट करेंगे तो 0.33 आएगा। तो देखें ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, इसकी जो टर्म्स हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं। तो हमारी पहली शर्त तो पूरी हो गई, यानी कि सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए ये वाला। दूसरा, हम इसकी लिमिट जब लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो नीचे जब इन्फिनिटी आता है तो 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। डिटरमन वेदर द अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to -1 की पावर n+1। तो ये फैक्टर जो है वो अल्टरनेटिंग की वजह से, असल हमारा जो an है वो ये है n/n+1। तो यहाँ पे थोड़ी सी रकम की गलती है यहाँ पे, अब ये आप देख लें, मैं बाकी आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, an+1 - an फाइंड करेंगे, यानी जो दूसरी टर्म है उसमें उसको माइनस करेंगे पहली टर्म से, तो आपका आंसर जो है वो ग्रेटर दैन 0 आना, लेस दैन 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस करें तो आपका आंसर लेस दैन 0 आना चाहिए, तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो डिक्रीजिंग होता है। तो देखें an+1, जब आप इसमें n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो ये आएगा, माइनस ये वाला an की जगह पे हम यही चीज़ पुट कर देंगे। अब इसको आप एलसीएम लेके हल करें, यहाँ पे स्केयर खोल दें, ठीक है। स्केयर खोलने से ये चीज़ आ जाएगी, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो के ये चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई होंगी, -1/n इंटू n+1। तो देखें हमारा क्या है कि n हमारा जो है वो ग्रेटर, ये जो चीज़ है, ये वाला नीचे वाला फैक्टर है जो है वो तमाम n के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी आप इसमें n डालें वो ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवरऑल आंसर जो है वो माइनस में आया है, क्योंकि जब ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी और ऊपर माइनस मौजूद है तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस माइनस बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो आंसर आपको लेस दैन 0 मिलेगा, तो जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब क्या है कि जब आप n/n+1 की लिमिट लेते हैं, ये 0 को अप्रोच नहीं करता। जब हमारा n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यानी जब हम इसकी लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी, तो ये 0 को अप्रोच नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। तो फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट तो वहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट तो कहता है कि इसकी लिमिट 0 के बराबर आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, हम डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 n/n+1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2 केसेस हेयर। तो देखें डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं आती तो फिर आपकी ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी। तो हम डाइवर्जेंस टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज़ के लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, जब हमारा n इवन हो, n हमारा ऑड हो। तो जब हमारा n इवन होगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा,
n इवन होगा तो इसका आंसर ये ऊपर वाली चीज़ हमारी ऑड बन जाएगी। तो ऑड -1 की पावर, तो जब जब हमारा n जो है वो इवन होगा तो ये वाली टर्म हमारी ऑड बनेगी ऊपर, ये n+1 हमारा ऑड बनेगा जब n हमारा इवन होगा। तो -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर हो तो उसका आंसर -1 आता है, तो ये हमने लिमिट से बाहर निकाल दिया -1। बाकी हमारे पास n/n+1 बचा, तो जब इसकी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे हल करना है। डायरेक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। आपने क्या करना है, इसको सारे को ऊपर भी n से नीचे भी n से डिवाइड करें, तो जो ये 1/n वाली ये तो 1 बनेगा, ये भी 1 बन जाएगा। ये वाली जो होगी जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 आएगा। 1 -1 से ज़रब खाएगा तो -1 आ गया, ये 0 के बराबर नहीं है। जब n हमारा ऑड होगा तो ये वाली टर्म हमारी इवन बनेगी। इवन पावर जो होती है वो -1 की +1 देती है, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। और लिमिट आपने इसकी पहले ही कैलकुलेट की है, वो 1 के बराबर आती है, तो 1 × 1 1 ही आ गया, जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अ सीरीज समेशन an implies समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an if you remove all signs plus minus and the series still converges, it is absolutely converge। तो देखें, अगर आपके पास कोई सीरीज समेशन n है और आपने क्या किया कि वो आपके उसकी आपने जो nth टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि अगर कोई नेगेटिव साइन है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद भी वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज ही करती है, तो उस कन्वर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ देखें, -1/n², ठीक है, इसकी पावर n। तो ये जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं वो इस टर्म फैक्टर की वजह से आ रहे हैं। मैंने बताया था ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइंस आते हैं वो इस फैक्टर की वजह से आते हैं। तो इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये वाला फैक्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन थे वो इसकी वजह से थे। तो पॉजिटिव साइंस को तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रखेगी, नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव बना देती है, तो इस फैक्टर का सारा असर ख़त्म हो गया तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। तो इसका आंसर 1/n² आया। तो ये सीरीज़ P सीरीज़ है, P = 2 है और ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ओरिजिनल सीरीज़ इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो देखें, हमने ये जो है ये हमारी ये सीरीज़ तो कन्वर्ज करती ही करती थी। पहले हम इसके बारे में पढ़ के आए कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, फिर हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, यानी कि उसमें जो प्लस माइनस वाले साइंस थे सबको प्लस में चेंज कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, तो फिर भी ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ सीरीज समेशन an द ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेस बट एब्सोल्यूट सीरीज डाइवर्जेस। अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज़ समेशन an है कि ओरिजिनल सीरीज़ तो कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली वो डाइवर्ज कर गई। इसका मतलब ये है कि जो कन्वर्जेंस थी वो किस वजह से थी, वो प्लस माइनस साइंस की वजह थी। यानी कि किसी सीरीज़ में पहले प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन आ रहे थे, तो आपने जब उसको सिंपली चेक किया तो वो कन्वर्ज करती थी। फिर आपने क्या किया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चेक किया तो वो सीरीज़ डाइवर्ज कर गई। एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मतलब होता है कि उसकी प्लस माइनस वाली सारी साइन जो हैं, सारी अलामतें प्लस में चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये था कि उसकी जो कन्वर्जेंस थी वो प्लस माइनस साइंस की वजह थी। ठीक है, प्लस माइनस साइंस की वजह से थी। इसका मतलब जब आपने उन साइंस को रिमूव किया तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट बन गई। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़। अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ ये वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है जब आप इसको सिंपली चेक करते हैं, लेकिन जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये वाली ऊपर वाली जो प्लस माइनस साइंस की वजह बनता है फैक्टर, ये वाला फैक्टर प्लस माइनस साइंस की वजह बनता है, तो ये वाला फैक्टर एब्सोल्यूट वैल्यू से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस को भी प्लस में बदल देता है। तो इस फैक्टर की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर हमारे पास सिर्फ 1/n बचेगा, जो कि एक हार्मोनिक सीरीज़ है और हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो देखें, जब तक इसमें प्लस माइनस साइंस थे तो ये कन्वर्ज कर रही थी, जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो वो हमारे पास क्या बन गई, वो डाइवर्ज बन गई। तो इसका मतलब ये था कि जो ओरिजिनल सीरीज़ थी वो कंडीशनली कन्वर्जेंट थी, यानी उसमें ये कंडीशन थी कि इसमें प्लस माइनस साइंस होंगे तो ये कन्वर्ज करेगी। अगर आपने उनको रिमूव कर दिया तो वो डाइवर्ज कर जाएगी। अगर ऐसी सीरीज़ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद भी वो कन्वर्ज करे वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है, और ऐसी सीरीज़ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से के बाद वो डाइवर्ज कर जाए, पहले वो कन्वर्ज कर रही थी लेकिन बाद में डाइवर्ज कर जाए, तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है कि यानी उस में जो कन्वर्जेंस थी वो प्लस माइनस के जो साइंस थे उस वजह से थी, और प्लस माइनस के साइंस हमने ख़त्म कर दिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमिन वेदर सीरीज़
समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन की पावर 3 प्लस 1 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली आर कंडीशनली। तो आपने इस सीरीज़ के बारे में बताना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनल कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सीरीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो देखें मैंने ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाता है इसका। ये वाला फैक्टर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस माइनस के साइंस को प्लस में चेंज कर जाती है, सारे प्लस में साइंस को चेंज कर देती है, माइनस को भी प्लस में कर देती है। तो इस फैक्टर का फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमने प्लस माइनस साइंस ही ख़त्म हो गए तो ये फैक्टर भी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो इसके बराबर आई। सिंस फॉर लार्ज एन, तो देखें ये वाली सीरीज़ तो हम पीछे करके आए हैं। बड़े एन के लिए मैंने आपको बताया था ना कि 1/n की पावर 3 प्लस 1 लेस दैन होता है 1/n की पावर 3, यानी ये वाली जो सीरीज़ है वो लेस है इस वाली सीरीज़ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप बटे में कोई नंबर ऐड करें तो वो नंबर छोटा हो जाता है। तो ये वाला नंबर हमने प्लस किया n की पावर 3 में, तो ये वाला छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया कि ये वाली सीरीज़ जो है वो एक p सीरीज़ है जिसमें p की वैल्यू 3 है, तो ये कन्वर्ज करती है। और अब जब ये बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंस है। और अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनल, ये एब्सोल्युटली है, क्योंकि हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद भी हमने इसको कन्वर्जेंट शो करवा दिया, ठीक है, यानी कि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और वो भी कन्वर्जेंट, उसके बाद भी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट रही है। तो यही तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद भी कन्वर्जेंट रहती है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो देखें हमने सबसे पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये वाला फैक्टर ख़त्म हो गया जिसकी वजह से प्लस माइनस साइंस आते थे, ठीक है। हमारे पास ये सीरीज़ बची और इस सीरीज़ को हमने कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए कंपैरिजन किया 1/n की पावर 3 p सीरीज़। ये जो p सीरीज़ है इसके साथ जिस तरह हम पीछे करते आए हैं तो ये सीरीज़ जो है वो एक p सीरीज़ बनी और p ये वाली सीरीज़ जो है वो बड़ी है इससे, तो ये छोटी सीरीज़ लाजमी कन्वर्ज करेगी। तो देखें एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद भी ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, नॉट कंडीशनली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमन वेदर द सीरीज़ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 3n प्लस 1 कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस, इफ़ इट कन्वर्जेस टेल वेदर कन्वर्जेंस इज एब्सोल्यूट आर कंडीशनल। आपने बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो आपने बतानी है कि ये कौन सी कन्वर्जेंस है, कंडीशनल है या एब्सोल्यूट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर अगर ख़त्म कर दें, क्योंकि इस फैक्टर की वजह से प्लस माइनस साइंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो bn है, पुट bn हमारा ये 1/3n प्लस 1 जो कि ग्रेटर दैन 1 है फॉर ऑल n। तो आपने क्या करना है, इसका bn प्लस 1 माइनस bn, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें। तो bn यहाँ पे ये वाली है, ये जो हमें गिवन है, और bn प्लस 1 हम खुद बनाएंगे। जहाँ पे n की वैल्यू n है, जहाँ पे वहाँ पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो आपके पास bn प्लस 1 आ जाएगा। तो जब आप इसमें n प्लस 1 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और bn आपका ये था वो आपका वैसे ही आ गया। ये जो -1 की पावर n प्लस 1 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ प्लस माइनस साइंस को इंडिकेट करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है सीरीज़ में। असल जो आपकी टर्म है वो 1/3n प्लस 1 है, जो कि मैंने bn के बराबर लिया। इसको आप सॉल्व करें तो ये लेस दैन 0 आता है, ये क्या आता है, लेस दैन 0 आता है। तो ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखें ये वाली लेस दैन 0 कैसे है, ऊपर माइनस आ रहा है, और ये वाली नीचे वाली टर्म में आप कोई भी n की वैल्यू रखें वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा आंसर नेगेटिव ही देता है। तो लेस दैन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं bn की अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 के बराबर आती है। लिमिट अब आपको लेनी आ जानी चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बटे में इन्फिनिटी का मतलब है 1/∞ 0 बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो हम उसकी दो कंडीशंस थी कि जो सीक्वेंस है आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो हमने पहली शर्त यहाँ पे शो करवा दी, ठीक है। और दूसरा लिमिट 0 के बराबर होनी चाहिए, वो भी हमने शो करवा दी। तो ये सीरीज़ फिर क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, वो आप खुद करके ये आंसर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर एब्सोल्यूट सीरीज़। अब हम देखते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। अब आप ये कंसीडर एब्सोल्यूट सीरीज़, ये वाली एक एब्सोल्यूट सीरीज़, अब आप जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इस सीरीज़ की, तो ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा ना, ऊपर वाला जो प्लस माइनस, सिर्फ ये 1/3n प्लस 1 बचेगा। तो ये हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ये सीरीज़ हमें मिली, तो हम इसका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हार्मोनिक सीरीज़ से करेंगे। तो देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an
बटा बी एन। तो ए एन हमारा ये है जिसको हमने चेक करना है, बी एन वो है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हार्मोनिक सीरीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे 1/n आ जाएगा, तो इसका आंसर n/3n+1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1/3 लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 1/3 जो कि ग्रेटर दैन 0 है। एज 1/n डाइवर्जेस, तो देखें जब मैंने आपको बताया था कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का जब आंसर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर, यहाँ पे फाइनाइट नंबर 1/3 है ना, तो ये एक फाइनाइट आंसर है। तो जो आपकी इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा वही आपका इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा। तो 1/n सीरीज़ जो है वो हमेशा डाइवर्ज करती है, तो इसकी मदद से हमें पता चला कि ये सीरीज़ भी डाइवर्ज करती है। तो देखें जहाँ पे जो ओरिजिनल सीरीज़ थी वो कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक किया, एब्सोल्यूट सीरीज़ को चेक किया, वो डाइवर्ज कर गई। तो ये सीरीज़ क्या है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्योंकि पहले ये कन्वर्ज कर रही थी, फिर जब हमने उसकी ये वाली एब्सोल्यूट सीरीज़ ली है वो डाइवर्ज कर गई है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ हमने इसको चेक किया है तो ये डाइवर्ज कर गई है। अब हम देखेंगे अगर हम इस सीरीज़ का जो सम है वो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ये हमारे पास तमाम टर्म्स का सम है और उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है और हमने इनको रीअरेंज किया है। अल्टरनेटिक हार्मोनिक सीरीज़, ये अल्टरनेटिक हार्मोनिक सीरीज़ है और इसकी टर्म्स को हमने रीअरेंज किया है और उसके सम को हमने एस बोला है। तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है नेचुरल लॉग ऑफ 2 को। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ी सी तरतीब अपनी तरफ से दें, ये सीरीज़ जो है इसका सम जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, लेकिन अगर ये सीरीज़ की तरतीब हम थोड़ी सी बदल दें, अपने पास से कोई तरतीब करें, तो इसका सम जो है वो देखें चेंज हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो कंडीशनल कन्वर्जेंस होती है सीरीज़, अगर आप उसकी टर्म्स को रीअरेंज करें, थोड़ा सा चेंज करें, तो उसका सम जो है वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। उसका सम आप चाहे टर्म्स को कहीं भी ले जाकर किसी भी तरह अरेंज करके अगर आप उसकी टर्म्स का सम निकालेंगे तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ जो होती है उसका सम सेम रहता है। लेकिन जो कंडीशनल कन्वर्जेंट होती है उसकी जो सम होती है वो टर्म्स को रीअरेंज करने से, चेंज करने से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये सीरीज़ जो है इसका सम जो था वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, जब हमने इसको जैसे हमारे पास पहले सीरीज़ थी अगर उसका सम करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आता है। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो टी है यानी कि हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी टर्म को इकट्ठा कर देंगे, फिर क्या करेंगे पाँचवीं और सातवीं टर्म को इकट्ठा कर देंगे और दरमियान वाली टर्म वैसे लिख देंगे। ये देखें मैंने पहली और तीसरी को इकट्ठा करके सम कर दिया, ये जो माइनस वाली टर्म थी उसको साथ वैसे लिख दिया, फिर पाँचवीं और सातवीं टर्म को प्लस करके चौथी टर्म जो थी उसको वैसे लिख दिया, फिर नौवीं और 11वीं टर्म को वैसे करके और जो माइनस वाली टर्म थी उसको वैसे लिख दिया। ये हमने एक अरेंज कर दिया इसको अपनी तरफ से। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये T1, इसको मैंने बोला है T1, इस इतने पोर्शन को इसको हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। T2 क्या है कि आपके पास ये वाला तो आएगा, T2 का मतलब है यहाँ तक जो सम है, यहाँ पे प्लस भी आएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ प्लस डाल दें तो T2 क्या है कि यहाँ तक जो सम है। ठीक है, T2 का मतलब है ये दो टर्म्स का जो सम है इसका और इसका। तो देखें इसका सम तो ये आया था और इसको मैंने वैसे ही लिख के जब इसमें हल किया तो इसका आंसर 1.0238 आया। T3 पहली तीन टर्म्स का सम, तो देखें पहली तीन टर्म्स का, पहली दो का ये आया था, पहली दो का, और इसको मैंने वैसे ही लिखा तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आया। T4 ये आएगा, इस तरह करके चलता जाएगा। तो देखें ये जो कन्वर्ज करता है वो किस चीज़ को कन्वर्ज कर रहा है, वो 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो कि 1.0397। तो देखें जैसे ही हमने कंडीशनली कन्वर्जेंट जो सीरीज़ है उसकी तरतीब चेंज की है तो हमारा क्या हो गया, जो सीरीज़ जिस नंबर को उसका सम जो है वो भी चेंज हो गया कंडीशनली कन्वर्जेंट का। पहले सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ रहा था, फिर साथ 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, यानी कि कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज़ की अगर हम टर्म्स की तरतीब को चेंज करें तो हमारा सम भी चेंज हो जाता है। द रेशो टेस्ट है नेक्स्ट हमारे पास, ए मेथड यूज टू डिटर्मन वेदर एन इन्फिनिट सीरीज कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। ये भी इन्फिनिट सीरीज़ को चेक करने का मेथड है कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। इट इज़ बेस्ट फॉर फैक्टोरियल्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। ये उन टर्म्स के लिए बेस्ट है जिनमें फैक्टोरियल आता है या एक्सपोनेंशियल आता है। तो ये क्विक डिसीजन देता है कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी ये है कि ये क्विक डिसीजन देता है कन्वर्जेंस के बारे में। हेल्प्स टू चेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और इसमें क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेते हैं, तो जिसकी वजह से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक हो जाती है। तो इसका जो फार्मूला है, अगर आपके पास समेशन an कोई सीरीज़ है तो आप उसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेनी है, दूसरी टर्म बटा पहली टर्म इसका एब्सोल्यूट वैल्यू।
यानी रेशो लेनी है, ये दोनों रेशो है ना, दूसरी टर्म की रेशो और पहली टर्म की रेशो का लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें, इस वजह से इसको रेशो टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें ये देखें दो टर्म्स की रेशो आ रही है। तो अगर आपके पास ये जो लिमिट है वो लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली। अगर एल हमारा 1 आ जाए यानी कि इन्फिनिटी ग्रेटर दैन 1 आ जाए यानी कि इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज़ हमारी डाइवर्ज करती है। एल हमारा एग्जैक्टली 1 आ जाए तो ये सीरीज़ टेस्ट जो है वो इनकन्क्लूसिव होता है, यानी कि इसका कोई भी जो है वो आंसर नहीं होता, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, तो देखें 3 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, तो इसमें एक्सपोनेंशियल भी आ गया और फैक्टोरियल भी आ गया। हमने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो जब फैक्टोरियल और एक्सपोनेंशियल आ जाएँ तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, रेशो टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे an किसके बराबर है, 3 की पावर, ये जो टर्म होती है इसको an बोलते हैं, 3 की पावर n का फैक्टोरियल। an प्लस 1 क्या होगी, इससे अगली टर्म क्या होगी, n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर दें, तो देखें n की जगह पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो देखें इसको और इसको डिवाइड करें, इसको ऊपर रखें और इसको नीचे, तो इसको ऊपर इसको नीचे, ये वाली वैल्यू ऊपर रखी और ये वाली वैल्यू नीचे रखी। अब ये तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन ये ऊपर जाके इसका बटा चेंज हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर n नीचे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3 की पावर n जो है 3 की पावर n प्लस 1, इसको हम 3 की पावर n इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर n इंटू 3, क्योंकि अगेन इसको करेंगे तो ये 3 की पावर n प्लस 1 बनेगा, क्योंकि इनके बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिखा, n का फैक्टोरियल वैसे आ गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, अगर 3 का फैक्टोरियल है ना तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 से स्टार्ट करके ज़रब देते जाना है और एक एक नंबर कम करते जाना है। तो देखें 3 के फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा। इसी तरह n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो n प्लस 1 से पिछला नंबर क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो हमने n फैक्टोरियल पे ले जाके इसको स्टॉप कर देना, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, क्योंकि हमें n का फैक्टोरियल चाहिए तो n के फैक्टोरियल पे जाके हमने इसके फैक्टोरियल को बंद कर दिया, ठीक है। मज़ीद अगर आपने लिखना है तो वो इस तरह होता है, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरह करते जाएँ, एक एक कम करते जाएँ, लेकिन जहाँ पे आपका दिल हो वहाँ पे आप फैक्टोरियल को स्टॉप करते हैं। तो देखें मैंने n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, n हमें चाहिए था तो n फैक्टोरियल पे हमने स्टॉप कर दिया, तो ये n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कट गया, ये 3 की पावर n से कट गया, हमारे पास बचा 3 ओवर n प्लस 1। अब आपने क्या करना है, लिमिट लेनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस टर्म की, तो ये जो है वो किसके बराबर आती है, वो 0 के बराबर आती है ये लिमिट, क्योंकि ये आप नीचे इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर लेस दैन 1 है, तो ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।